नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। आचार संहिता लागू होती ही छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। बेमेतरा, सख्ती, गरियाबंद, जांजगीर, केशकाल और डोंगरगढ़ में प्रजानीतिक पोस्टर सहित अन्य पोस्टर को निकाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों की टीम फ्लैग मार्च निकाल रही है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आचार संहिता लगते ही प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। बेमेतरा, सख्ती, गरियाबंद, जांजगीर, केशकाल और डोंगरगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही अब आचार संहिता लागू होगी, जिसके बाद राजनीतिक पोस्टर यहां पर निकाले जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अब सतर्क हो गया। फ्लैग मार्च निकाले गए। तस्वीरें अलग अलग जगहों के आप देख पा रहे हैं। बेमेतरा, सख्ती, गरियाबंद, जांजगीर, केशकाल और डोंगरगढ़ की ये तस्वीरें हैं। तो एक्शन में पूरी तरह से प्रशासन है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आचार संहिता लागू होने के साथ ही देखिए अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। यहां पर जो राजनीतिक पोस्टर्स लगे गए थे वो हटा लिए गए। शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च पुलिस की ओर से निकाले गए। केशकाल, डोंगरगढ़, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आदर्श आचार संहिता लागू होती रायपुर प्रशासन भी एक्शन मोड में है। शनिवार शाम खुद कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी संतोष सिंह राठौर और निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और पुलिस के दल बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। जनता के बीच कानून व्यवस्था का भरोसा बनाए रखने कलेक्टर, एसएसपी ने जगह जगह पैदल मार्च भी किया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपराधियों को चेताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर और एसएसपी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजधानी रायपुर में आप देखेंगे इसे लेकर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और खुद कलेक्टर, एसएसपी और नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में आपको बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आप देखेंगे लंबी चौड़ी कतार है गाड़ियों की और खुद कलेक्टर हैं, एसपी है, नगर निगम के आयुक्त हैं। वो पूरे शहर का दौरा करेंगे। रूट पहले से तय है और लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी। कहीं भी अड्डेबाजी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जहां भी जमावड़ा होगा आपराधिक तत्वों का, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। शहर का दौरा करते हुए कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त आप देखेंगे तेलीबांधा तालाब पहुंच चुके हैं। तेलीबांधा तालाब के सामने पैदल ही मार्च कर रहे हैं। सर, आचार संहिता लागू हो गई है, अभी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, चुनाव से संबंधित जितना भी हमको कानून व्यवस्था के लेकर एक संदेश देना है कि अब लोकसभा चुनाव का समय है। धारा 144 लागू है। ऐसी स्थितियों में चुनाव को मद्देनजर रहते हुए लोग शांति व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। सर, ये रात को क्या व्यवस्था रहेगी? अब आचार संहिता के जैसा कि लग गया है, इस समय लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जगह जगह आज तो जिला स्तर पे जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आगामी समय में बाकी जगहों पे भी पेट्रोलिंग इस तरह से फ्लैग मार्चेस किए जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च चल रहा है। और हर बार की तरह उम्मीद करते हैं कि रायपुर में इस बार भी चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई जाएगी और साथ ही अपराधियों पर भी, आपराधिक गतिविधियों पर भी नकेल कसेगा। कैमरा संजीव सुले के साथ संदीप शुक्ला, ABC24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू करने पर अंबिकापुर में महिलाओं ने सरकार को धन्यवाद किया। राजमणि भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मीराज वाड़े और सरगुजा से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं में जो एक उत्साह देखने को मिला है और हमारी जो घोषणा पत्र में रही उस घोषणा के अनुसार हम पूरा भी करते जा रहे हैं सभी घोषणाओं को। तो कहीं ना कहीं महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं महतारी वंदन योजना को भी लेके। ये महतारी वंदन योजना जो मोदी जी के गारंटी के तहत सभी माता बहनों को जो 1000 रुपये प्रति महीना मिला है, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे बहनें यहाँ पर आई हुई हैं।
अंबिकापुर जिले में हवाई सेवा का सपना पूरे होने वाला है। दरिमा एयरपोर्ट कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने हवाई सेवा के लिए सरगुजा वासियों को बधाई दी। डीजीसीए के निरीक्षण के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब यहां विमान सेवा के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद सरगुजा से भी एयर कनेक्टिविटी होगी। सरगुजा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। बता दें कि दरिमा की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। देखिए, सरगुजा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कनेक्टिविटी बढ़ने से, लोगों का आवागमन बढ़ने से, पर्यटक बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे सरगुजा के युवाओं को बहुत सा रोजगार का अवसर मिलेगा। जो कंपनियां आएंगी, जो टेंडर लेंगी, वो यहाँ से उसकी यात्रा शुरू करेगी, तो बड़ा सौगात है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और आने वाले समय में हम सब लोगों को इसका हवाई सुविधा का आनंद मिलेगा। हो सकता है भविष्य में इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ आ जाए, तो इसके लिए हम पूरे इसके लिए कनेक्ट हो गए। पहले क्या होता था कि आएगा एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट आएगा, फिर उसका परमिशन मिलेगा। अभी ऐसा नहीं, अभी डीजीसीए ने लाइसेंस दिया। इसका मतलब जैसे मुंबई का है, दिल्ली का है, रायपुर का एयरपोर्ट है, उस तरह से प्रॉपर फंक्शन है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। 3 महीने में छत्तीसगढ़ में भी अच्छा काम हुआ। प्रदेश के सभी 11 सीट बीजेपी जीतेगी और देश भर में हम 400 पार करेंगे। सीएम साय ने कहा कि देश की जनता को केवल पीएम मोदी पर विश्वास है, विपक्षी पार्टियों पर विश्वास नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस में बिखराव है, उनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता 11 के 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम लोग पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। इस बार हम लोग का नारा है, अब की बार 400 पार। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है। सब कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। भिलाई भाजपा कार्यालय में भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल को जीत दिलाने के लिए बैठक की गई। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल मौजूद रहे। बैठक के बीच में ही आचार संहिता लगने की खबर मिलने के बाद सांसद विजय बघेल ने कहा, हम सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की तारीख आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो चुका है। तारीख तय हो गई है, तारीख का इंतजार था। चुनाव आचार संहिता लग गई। बहुत सारे नियम कानून को मानते हुए हम सतत अपने जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी जो हमारा अभियान है, उसको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैसा मालूम पड़ा है अभी कि दुर्ग में 7 मई को मतदान होगा। हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हो, पूरा इतना उत्साह में, ऊर्जा में, सब के चेहरे पे कितनी खुशहाली है। निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा एक रिकॉर्ड कायम करेगी इस बार। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे शनिवार को कोरबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सांसद ज्योत्सना महंत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि इस बार जनता विकास के नाम पर भाजपा को मौका देगी। साथ ही सरोज पांडे ने चुनावी दावा करते हुए कहा कि कोरबा जिले में प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा पर काम किया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। देश में जिस प्रकार से विकास हुआ और कोरबा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी जिस प्रकार से यहाँ पे निष्क्रिय रही, ना उनका लोगों के बीच में जाना हुआ, ना क्षेत्र के लिए कोई कार्य किया। जबकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, उसके बाद भी इस क्षेत्र में कोई विकास की दृष्टि से कुछ नहीं दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीख के ऐलान के बाद भाजपा के सीनियर नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावा किया कि भाजपा प्रदेश की 11 लोकसभा सीट जीतने जा रही। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। 11 का 11 क्लीन स्वीप जीत कैसे हो पाए? हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है। जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख मुद्दों को हम पूरा कर चुके हैं।
जिससे छत्तीसगढ़ की 80% जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 20% लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते हमको विश्वास है कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। कई स्थापित मापदंडों को भी आपने इस बार तोड़ा है, जैसे महासमुंद साहू बाहुल परंपरागत रूप से रहा, आपने इस बार बदल दिया। लोकतंत्र में कहीं कोई जातिवाद या कहीं कोई वाद नहीं चलता। महासमुंद में विद्याचरण जी शुक्ल कितने बार जीते, पवन दीवान जी कितने बार जीते। कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म का उपहास करती रही है, उसके प्रति पक्षपात करती रही है, तो निश्चित रूप से उनके मन में आक्रोश है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये है शिवरतन शर्मा जी और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक है। बताया उन्होंने कि कैसे पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है और हाँ, इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व धर्मांतरण का मुद्दा जरूर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में बस्तर की एकमात्र लोकसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। फिलहाल यहां से कांग्रेस के सांसद दीपक बैच है, लेकिन बीजेपी इस बार सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करी। बस्तर समेत आदिवासी सीटों पर क्या है बीजेपी की रणनीति, कैसे बीजेपी फतह करेगी आदिवासी लोकसभा सीट, ये बताया आदिवासी नेता और मंत्री केदार कश्यप ने। हमारे संवाददाता राजेश राज ने उनसे खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। पहले चरण में सिर्फ एक सीट बस्तर में चुनाव होना है और बस्तर क्षेत्र से आदिवासी नेता केदार कश्यप जी हमारे साथ है। पहले चरण में सिर्फ एक सीट की घोषणा की गई है, काफी मायने रखते हैं। देखिए, बस्तर में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है और पिछली बार कुछ वोटों से हम हारे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड मतों के साथ में विजयी होगी। 11 सीटें सर जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं इस बार, तो कैसे होगा ये? मतलब क्योंकि ये सवाल इसीलिए क्योंकि 20 साल से हम 10 तक पहुंच जा रहे हैं, कई बार तो हम 10 तक रहे, कभी कभी बहुत बुरी स्थिति रही तब भी हम 9 पे रहे, लेकिन एक आध सीट फंसी जाती है। ये इस बार मिथ टूटेगा? इस बार एकदम जो सोच रहे हैं आप लोग कि 11 की 11 क्लीन स्वीप के साथ? बिल्कुल, इस बार 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और 3 महीनों के भीतर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी को एक एक करके पूरा किया है, ये रिकॉर्ड समय में इतने काम पहली बार हुआ है। चाहे धान के कीमतों के संदर्भ में हो, चाहे बोनस की राशि हो, चाहे तेंदुपत्ता के कीमत के संदर्भ में हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे रामलला दर्शन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास, जितनी भी योजना आप देख लीजिए, ये रिकॉर्ड समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा किया है। राजनीति के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फायदा तो राजनीति में मिलता ही है और ये मंत्री जी केदार कश्यप जी बताया कि कैसे 11 की 11 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव प्रोग्राम और भाजपा की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और निष्पक्ष चुनाव होना भी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होता है तभी हमारे जैसे कमज़ोर तबके के लोग चुनाव जीत सकते हैं। बाकी निर्वाचन आयोग कड़ाई के साथ धन बल को रोकना चाहती है और निर्वाचन आयोग को तो हम निवेदन करेंगे कि निष्पक्ष और चुनाव कराए, कड़ाई से कड़ाई व्यवस्था रखें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को राजनांदगांव पहुंचे। साव ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। अरुण साव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा ने पहले ही 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए, वहीं कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ने अब तक 5 सीटों पर ही प्रत्याशी तय किए। कांग्रेस आज डरी हुई है, घबराई हुई है। केवल 5 सीटों पे प्रत्याशी तय हुए हैं, 6 पर अभी होना शेष है। कोई कांग्रेस के टिकट लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के छाप पर लड़ने को कोई तैयार नहीं है और निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बरसते पानी के बीच कवर्धा के लालपुर गांव पहुंचे, सादराम यादव के परिवार से मुलाकात की और घटना पर दुख संवेदना प्रकट की। इसके अलावा कवर्धा झंडा कांड के पीड़ित युवक दुर्गेश देवांगन के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उनकी सभी मांगें पूरी होनी चाहिए परिवार की, और सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है सरकार में बैठे हुए बंधु परिवार की सभी मांगों का स्वीकार करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करके 3 महीनों में हमलाखोरों को फांसी की सजा दिलवाई। छत्तीसगढ़ में कार्यरत बैंक कर्मचारियों की मांग पर रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने सीएम से रामनवमी पर अवकाश दिए जाने की मांग की थी, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने रामनवमी के अवसर पर राज्य में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया। साथ ही चैत्री चंड के अवसर पर भी राज्य में सामान्य अवकाश घोषित किया गया। रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा के मुताबिक देश के 20 राज्यों में पहले से ही रामनवमी पर सामान्य अवकाश रहता है। इस साल अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह है, इसलिए रामनवमी के अवसर पर राज्य में छुट्टी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि रायपुर में इस बार उत्कल दिवस के अवसर पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए रायपुर के लोगों को ओडिशा संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कौशल्या देवी का मैके है तो छत्तीसगढ़ को सबसे पहले अधिकार होता है कि रामनवमी को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, और हर्षोल्लास से मनाने के लिए छुट्टी की जरूरत होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बैंक वाले भी थे साथ में, सभी बैंक 16 राष्ट्रीयकृत बैंक के लोग थे, उनके साथ मैं था और उन्होंने छुट्टी स्वीकृत किया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। 4 जून को वोटों की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार ढलान की ओर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक तैयार हैं और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा महज 35,000 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा सीट पर भी हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तय की गई गाइडलाइन का पालन करेंगे। राजेंद्र शुक्ला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बैतूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात की। बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। पिछली बार एक सीट हम हारे थे मात्र 35,000 से छिंदवाड़ा, इस बार वो भी जीतेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीसी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। तो वहीं कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस अपनी न्याय योजना को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस की विधानसभा से तैयारी है। सारी दुनिया कहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उस समय हमारे ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर सब तैयारियां थी और वो पूरी की पूरी तैयार है आगे के चुनाव में। अब मशीनें ही सेट कर देंगे या और दूसरी सेटिंग कर देंगे, बात अलग है। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा सीटें आएंगी।
कांग्रेस पार्टी अपने न्याय की चीज़ों को जारी कर चुकी है कि हम युवाओं के लिए क्या न्याय करेंगे, महिलाओं के लिए क्या न्याय करेंगे, किसानों को क्या देंगे, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विधानसभा चुनाव को जो झूठे वादों पे जीता, जनता देख रही कि कितना भय, भूख और भ्रष्टाचार इनके राज में, कैसी कानून व्यवस्था, इसका जवाब जनता देगी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम में एमआईसी की बैठक हुई। इस बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शहर के मास्टर प्लान, नर्मदा के चौथे चरण और हुकुमचंद मिल की जमीन के उपयोग को लेकर मंथन हुआ। कि मां नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने के काम को उन्होंने अप्रूव किया। साथ ही हुकुमचंद मिल के जो मजदूर थे उनको उनका हक दिलाने के साथ साथ वहाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट बने, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के बीच में पूर्ण एमओयू होना था। उसकी शर्तें लगभग तय होकर आज हमने उसको इस एमआईसी से नगर निगम के पार्ट पर अप्रूव किया है। सीधी लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अजय प्रताप सिंह के इस्तीफे पर सीधी की पूर्व सांसद और विधायक रिति पाठक का बयान सामने आया। रिति पाठक ने कहा कि अजय प्रताप सिंह का पार्टी छोड़ना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी ऐसा वक्त आया है, ऐसा विषय आया है, तो एक विशाल वटवृक्ष की तरह जब भी कोई एक बड़े पेड़ से कोई एक पत्ता भी टूटता है ना, तो उस पेड़ को एहसास होता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का दुख है और हमारे वरिष्ठों को भी इस बात का एहसास है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अब ग्राउंड पर तैयारी तेज कर दिया। आचार संहिता लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग किस कदर सक्रिय है और उल्लंघन करने वालों पर किस तरह निगरानी रखी जा रही है, साथ ही मतदान की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रशेश जैन ने। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में चुनाव की क्या तैयारी है, बातचीत करने के लिए अनुपम राजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब मॉनिटरिंग का जिम्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे और इसके लिए क्या पूर्व तैयारियां आपने जो की थी वो इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, जैसे आज से आचार संहिता लागू हो गई है तो जितनी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीमें हैं, जो नाकों पे खड़ी होती हैं, स्टैटिक्स है, इसको एसएसटी कहते हैं, वो सारी टीम अस्तित्व में आ गई, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन सर ये बताएं कि सेंसिटिव बूथों पर किस तरीके की तैयारियां रहेंगी और जो 4 चरणों में मतदान हो रहा है तो उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सीटों को ज़्यादा विकेंद्रित किया गया है? पिछली बार भी 4 चरणों में चुनाव हुए थे और संवेदनशील मतदान केंद्र जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं उन पे सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। वहाँ पे वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग जो अंदर की जो गतिविधि है उसको देखते हैं। सीसीटीवी का भी कवरेज होता है। वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड या जो सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंट भ्रमण होता है। तो जो भी ऐसे मतदान केंद्र चिन्हांकित होते हैं वहाँ विशेष व्यवस्था, विशेष निगरानी रखी जाती है। सवाल, हर एक गतिविधि अब पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो चुनाव आयोग की निगरानी में होगा और सोशल मीडिया का हर एक पोस्ट भी आपकी निगरानी में होगा और आपकी नज़र में होगा। हम लोग लगातार, हमारी ऑलरेडी जो मीडिया की टीम है वो आज से काम करना शुरू कर देगी। अब जो है कड़ी निगरानी भी शुरू हो गई है और इसके साथ चुनाव की, मतदान की तैयारियां भी। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ जिला कांग्रेस कमेटी अपनी बस्तर लोकसभा सीट बचाने की कवायद कर रही है और इसी कड़ी में 16 मार्च को कोंडागांव के जिला कांग्रेस भवन में राज्यसभा सांसद और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना भाजपा की रणनीति को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम कार्यकर्ताओं के दम पर बस्तर कांकेर लोकसभा के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा से अधिक सीटें जीतेंगे। देखिए, मोदी जी कांग्रेस 400 पार कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग की सरकार थी, इसके पहले कहते थे हम 75 पार, तो हुआ क्या? 75 पार नहीं हुआ। तो वैसे ही मोदी जी का भी हाल होने वाला है। केंद्र में 400 तो छोड़ कुछ ही सीट बचा पाए तो बहुत बड़ी बात।
अभनपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें और आने वाले लोकसभा चुनाव में अभनपुर विधानसभा में सबसे अधिक मतों से उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 8 ग्राम पंचायत के सरपंच सहित कुल 50 लोगों को भाजपा में प्रवेश कराया गया। रायपुर शहर की जनता ने 8 बार आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है ये मेरा 9वां चुनाव है। ये 9वां चुनाव भी यहाँ की जनता एक इतिहास बनाएगी। रायपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब का जोश है कि ये समय रायपुर लोकसभा सीट से सर्वाधिक वोट से बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिताना है। राज्यसभा सांसद और महामंडलेश्वर उमेश नाथ महाराज उज्जैन के भैरवगढ़ के वृंदावन आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जातिगत जनगणना को लेकर उनसे नाथ महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के विकास, संप्रभुता, अखंडता और संस्कृति की ओर ध्यान दें। भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता और भारत की संस्कृति और भारत के निरंतर विकास के लिए काम करना है, तो वो राजनीति को उस तरीके से मोड़ दें, ना कि जातिगत और अन्य व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के। इंदौर के छोटी ग्वाल टोली इलाके में ऑयल की दुकान में आग लग गई। धीरे धीरे आग भड़कती गई और आसपास के 4 दुकानों को और वहां खड़े कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर फायर स्टेशन होने के बावजूद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में काफी देर लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबलपुर में हुई रेल कर्मी और उसके 8 साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच मुखलास। आरोपी ने वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की। वारदात के बाद घटनास्थल से फरार हुए आरोपी मुकुल और रेल कर्मी की बेटी छाया जिस स्कूटर से निकले थे, उसे उन्होंने मदन महल रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया था ताकि ऐसा लगे कि आरोपी ट्रेन से कहीं निकल गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बाहर स्कूटर छोड़कर स्टेशन के भीतर तो गए, लेकिन दूसरे रास्ते से पैदल निकल आए। बाद में उन्हें आईएसबीटी पहुंचकर बस पकड़ी, फिर दोनों बस में सवार होकर कहीं चले गए। यह बस कौन सी थी और कहां जा रही थी, इसका खुलासा फिलहाल पुलिस नहीं कर रही। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह इतना जरूर कह रहे हैं कि पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कई शहरों में मुकुल और छाया की तलाश कर रही। उन्हें उम्मीद है कि दोनों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। शुक्रवार की शाम जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिलेनियम कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड की वारदात हुई थी। इस पर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की मौत के घाट उतार दिया गया था। से हमारी टीम्स ने वर्क इस पे करना शुरू किया है, तो काफ़ी सीसीटीवी फुटेज और अन्य एंगल्स को इसमें खंगाला है और आगे वो जाके उन्होंने बस पकड़ के आईएसबीटी से आगे सफ़र किया है और लगातार पुलिस फुटेज खंगाल रही है और उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हैं। जल्दी दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अब बात IBC24 की खबर के बड़े असर के। रायपुर के वीआईपी रोड पर मौजूद क्वींस क्लब संचालक की 15 साल की मनमानी पर आखिरकार लगाम लग गई। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नियम शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने पर संचालक संस्था एलिमेंट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीमेंट निरस्त कर दिया। क्वींस क्लब को अब हाउसिंग बोर्ड अपने आधिपत्य में लेगा और उसका संचालन करेगा। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और बाकी दूसरे डायरेक्टर को एग्रीमेंट रद्द करने का पत्र थमा दिया गया। इसके साथ साथ रायपुर कलेक्टर से भी कहा गया कि अगर क्वींस क्लब में कोई बार संचालित करने का लाइसेंस दिया गया तो उसे भी रद्द किया जाएगा। दरअसल क्वींस क्लब की मनमानी और अनुबंध शर्तों के गंभीर उल्लंघन का पूरा मामला सिर्फ IBC24 ने अभियान के तौर पर उठाया। 27 सितंबर 2020 को जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया, उस दौरान भी क्वींस क्लब के संचालक ने यहां पर कमरा खुलवाकर बर्थडे पार्टी आयोजित कराई। इस पार्टी में गोली चली, तब मामले का भांडाफोड़ हुआ। पता चला कि क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने इस क्लब को 9 करोड़ 11 लाख के सौदे पर किसी और को बेच दिया और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड पर कई सवाल खड़े हुए। मामले की फाइल खुली तो पता चला कि हरबख्श सिंह बत्रा ने कई सालों तक क्लब के संचालन की फीस हाउसिंग बोर्ड को जमा नहीं कराई। विधायक कॉलोनी से आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया और विधायकों का आना जाना रोक दिया। हाउसिंग बोर्ड के बिना अनुमति के क्लब में भी मनमर्जी तरीके से निर्माण किया गया। नियमों के उल्लंघन की गूंज विधानसभा तक में सुनाई दी, लेकिन तत्कालीन सरकार आंखें मूंद रही। तब यह भी खबर थी कि मौजूदा कद्दावर मंत्री का खुला संरक्षण इसे हासिल था, लेकिन अब सरकार बदल गई।
मनमानी पर लगाम लगाया गया। इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर दिया गया और अब इसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आधिपत्य में ले लिया जाएगा। आवास मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले में IBC 24 को पूरा क्रेडिट किया। दो 2009 में क्वींस क्लब बना और तब से लेकर के अब तक न जाने कितनी बार विधानसभा में इसके संचालक की मनमानी की गूंज उठी। लॉकडाउन में जो किया पूरे प्रदेश ने देखा और अब जाकर करीब 15 साल के बाद इसकी मनमानी पर ब्रेक लगी है। सरकार बदली और 3 महीने के भीतर उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया। आवास मंत्री ओपी चौधरी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मैसेज सर इस पूरी कार्रवाई का? जो भी कहीं पर भी कुछ भी गलत कर रहा है, विष्णुदेव साय जी की सरकार में, हमारी सरकार में एक स्वच्छ प्रशासन के लिए कार्रवाई से कोई भी नहीं बच सकता। क्वींस क्लब ऑफ इंडिया में किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस का लगातार उल्लंघन हो रहा था, आपके चैनल ने लगातार इसको पिछले वर्षों में कई बार उठाया है। और एक स्वच्छ प्रशासन, गुड गवर्नेंस के तहत जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसी के तहत क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के नाम से जो एग्रीमेंट 2009 में हुआ था उसे निरस्त करने की दिशा में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड आगे बढ़ा है। मैसेज तो ये भी है सर कि अगर आप चाहें, अगर आपके मन में इच्छा हो कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था चलानी है तो फिर फैसले इसी तरह से लिए जाते हैं। नहीं तो हमने तो खबर 4 सालों से चलाई थी, कार्रवाई तो तब भी हो जानी थी, नहीं हो रही। एक्चुअली कैसे पिछले 5 साल रहे राजनीतिक ब्लेम गेम के हिसाब से मैं आपके चैनल में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को अच्छी तरह से पता है। मगर अब की जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, इसमें गवर्नेंस सर्वोच्च है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति से, किसी चेहरे से हमको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि मैसेज क्लियर है, पारदर्शिता के साथ और गुड गवर्नेंस के साथ विष्णुदेव साय की सरकार काम करेगी और जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं सब में कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर की एक अदालत ने कोंडागांव जिला पंचायत CO नीलम टोप्पो को जमानत याचिका उनके खारिज कर दी। उनके खिलाफ अंबिकापुर के गांधीनगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया। नीलम टोप्पो मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनके अलावा नजूल कार्यालय के लिपिक, राजस्व निरीक्षक और एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया। बता दें कि विभागीय जांच में टोप्पो के खिलाफ पुलिस को सबूत मिले थे। इसी आधार पर सरगुजा कलेक्टर ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। धमतरी में अक्टूबर 2023 के एक मामले में DFO ने SDO के दफ्तर में छापामार कार्रवाई की। उदंती सीता नदी के उप निदेशक वरुण जैन ने अपने ही दफ्तर में दबिश देकर जरूरी दस्तावेज खंगाले। DFO ने बताया कि अक्टूबर 2023 में SDO MR साहू ने कोर एरिया से ट्रैक्टर जब्त किया, लेकिन उसे राजसात करने के बजाय कुछ ही दिन बाद निर्मुक्त कर दिया गया, जिसकी सूचना उच्च कार्यालय को नहीं दी गई। मामला सामने आने के बाद DFO ने उदंती SDO की टीम बनाकर SDO MR साहू के कार्यालय में दबिश दी, जहां विवाद बढ़ता देखकर पुलिस बल की मौजूदगी में ताला तोड़कर दफ्तर को सील कर दिया गया, जिस पर SDO MR साहू ने आपत्ति जताई। SDO MR साहू का कहना है कि DFO ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर बिना नोटिस दफ्तर में दबिश दी। उन्होंने दावा किया कि DFO ने अपने ऊपर लगे कई संगीन आरोपों के सबूत मिटाने की कोशिश भी की। शासकीय कार्य में जो है बाधा पहुंचाई गई और बोलने लगे कि रात हो गई, सुबह हो गई, कल आना, 2 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। ऐसा करके हेरफेर करने लगे। तो हमें शक हुआ कि ये जो एविडेंस को टैंपर कर सकते हैं, तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए धमतरी पुलिस की मदद से ताला तोड़कर जो है हमने इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है अर्जित किए। ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उनको मिटाने के लिए या मेरी कंप्यूटर में कुछ हेरफेर करने के लिए या कुछ दस्तावेज, लगभग 2 घंटे तक के इसने सर्च किया हुआ है। जाकर के ताला तोड़ करके काम करे, चाहे तो सील भी कर सकते थे और दिन में भी वो चीज़ कार्रवाई कर सकते थे। गरियाबंद के 7 गांव में रह रहे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कमार जनजाति के लोग पानी के लिए तरस रहे। पहाड़ों में बसे आमा मोरा और ओड़ पंचायत के ग्रामीण आज भी झिरिया का पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 30 से ज्यादा हैंडपंप बोर हैं, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत नल कलेक्शन भी लगाए गए, लेकिन इनसे आयरन युक्त लाल पानी निकल रहा है, जिससे परेशान ग्रामीण अब रिमूवल प्लांट की मांग कर रहे हैं। हालांकि PHP विभाग ने जल्द ही वाटर टेस्टिंग और रिमूवल प्लांट लगाने का आश्वासन दिया।
वो जो नल जल योजना से वाला आएगा, लेकिन वो भी कोई बिना फिल्टर का भी कोई मतलब नहीं भैया, वही लाल पानी आएगा, कोई आयरन वाला पानी आएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि उसमें अगर फिल्टर लगा दे सरकार तो बहुत अच्छे की बात है। तो हमारे बोरिंग में तो लाल 20 लाख थे तब पानी निकलते, तब झरिया के पानी पीते। कब से इसमें पानी पिया तुम झरिया के? जब से बसे है तब से पीते। पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पानी तो उपलब्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है या परमिसिबल लिमिट के बाहर है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने आज टीम भेजी है और उस टीम के हिसाब से जो भी हमको रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से हम आगे जो भी उचित कार्यवाही उच्च कार्यालय के माध्यम से करवाने हेतु बिल्कुल प्रयास करेंगे। राजधानी रायपुर में नकाबपोश लुटेरों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने शंकर नगर इलाके में वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकली डीएसपी के मां के गले से चैन लूटकर फरार हो गए, जिसको लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। नहीं, रायपुर तो 2-3 महीने से पूरा अपराध पूर्व बन चुका है। अब इससे बड़ी हास्यास्पद और दुखद बात क्या होगी कि डीएसपी साहब की आदरणीय मां के चैन को ले गए, कोई अता पता नहीं। महिलाओं से, सबरान परिवार के महिलाओं से मॉर्निंग वॉक में मोबाइल छीनने की, और एक भी अपराधी नहीं पकड़ाते। माननीय गृह मंत्री जी रोज़ बयान देते हैं, लेकिन शहर में उसका असर नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि कम से कम बयान तक के ना रहें, उनकी बातों को पुलिस इम्प्लीमेंट करे। जी, ये शंकर नगर में अन्नपूर्णा डेयरी के पास सुबह 6:30 बजे करीबन जब वो वृद्ध महिला टहल रही थी तो 2 अज्ञात व्यक्ति आए और जिनके द्वारा मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी चैन खींच ली गई। अपराध कायम किया गया है। अभी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, साइबर और सिविल लाइन पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और डीएसपी हैं, उनकी माताजी हैं। जी, राजधानी रायपुर में चोर और लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर राजधानी रायपुर के शंकर नगर जो चौपाटी है उसके पास देखने को मिली है। पुलिस विभाग में पदस्थ एक डीएसपी की माताजी जो इसी निवास में रहती हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हैं सुबह 6 बजे। तभी 2 अज्ञात बाइक सवार इस तरफ से आए हैं और आने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकली हैं, उनके गले पे झपट्टा मारा है और सोने की जो चेन है वो लूट के इसी तरफ लोधीपारा चौक पे चले गए हैं। अभी हालांकि जो 72 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला हैं वो अभी सामने आने से घबरा रही हैं, वो काफ़ी सदमे में हैं। और अभी लेकिन जिस तरीके से ये जो इलाका है शंकर नगर का जो चौपाटी है, यहाँ पे जिस तरीके से जो चौपाटी की वजह से और जो यहाँ असामाजिक तत्व का जमावड़ा जो है यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी बड़ी संख्या में। और इसकी शिकायत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार पुलिस में की है, लेकिन कोई उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। जबकि वरिष्ठ अधिकारी इस बात को हमेशा निर्देश देते रहे कि अड्डेबाजी पे रोक लगे। लेकिन फिलहाल एक पुलिस विभाग में पदस्थ डीएसपी की माताजी के साथ गले से चेन स्नैचिंग हो जाने से इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में ये चोर और लुटेरे जो हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। फिलहाल अभी जो दोनों बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश लुटेरे जो हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और सिविल लाइन थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। रीवा सीधी सीट से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से सुर्खियों में। जनार्दन मिश्रा 3 दिवसीय उत्कृष्ट प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मंच से 2 बार अपने मुंह से कोयल जैसी आवाज निकाली, जिससे कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। मोदी जी के संकल्प है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनी। और विकसित राष्ट्र का मतलब गरीबी के जो कलंक हमारे पीढ़ी का लगा है, तोहरे लड़का के माथे में गरीबी के कलंक हट के विकसित राष्ट्र के चंदन लागी, एक लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता की लागू होते ही पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। इंदौर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नरसिंहपुर, खरगोन और शहडोल प्रशासन ने जिले में लगे बैनर पोस्टर हटाए।
तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता के लागू होते ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन सक्रिय हो गया। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारी को लेकर एडीएम और एसडीएम से चर्चा की। अलीराजपुर में कलेक्टर और एसपी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे निर्वाचन कार्य की तैयारियों की जानकारी ली। वहीं विदिशा कलेक्टर वीके वैद्य और ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आचार संहिता के नियम कायदों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। आगे देखते हैं बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी का एक्स पोस्ट। पीएम ने कहा, बीजेपी पूरी तरह तैयार है, हमें 140 करोड़ परिवारजनों का आशीर्वाद मिलेगा। इधर 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 7 चरणों का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे और लगभग 70-80 दिनों तक रुकने का मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार लोग नहीं चलेंगे, सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बजट खर्च नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इसमें गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और बहुचर्चित सीट आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को बतौर उम्मीदवार उतारा गया।